हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के फार्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके मैथमेटिक्स के फार्मूला जितने सभी भी हैं मैं सबको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपके 10th क्लास में जितने भी मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं मैं सबको यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और आपसे यह भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये सभी फार्मूले को अपने दिमाग में रख लीजिएगा तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 50 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ फार्मूला की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल फार्मूला अगर आपके माइंड में आ जाते हैं, आप लोग उसको अपने ध्यान में रखते हैं तो 50 नंबर्स आपको कोई नहीं रोक सकता। यह अब मेरा आपसे वादा है और चैलेंज है आपसे। तो आइए हम लोग बारी बारी से चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या से क्या क्या फार्मूला एराइज हो सकते हैं, आइए मैं उसके ऊपर बारी बारी से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन परिमेय आपसे पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बोलिएगा बाबू? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आप लोग इसको याद करेंगे, रखेंगे अपने दिमाग में। आपसे पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है या यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, तो आप लोग वहाँ पे बोलेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और एक कंडीशन भी होता है, आइए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जो आर का वैल्यू है वह 0 से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, जो आर का आपको वैल्यू है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। देखिए जो आर का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको, 0 से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ये बड़ा का साइन है और यहाँ पे बराबर का साइन है। तो आर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, बी से छोटा होगा। देखिए जो आर का ये वैल्यू दिख रहा है यह बी से छोटा है। तो इसको कंडीशन को भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सा कंडीशन सही है, आपको ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा तो आप लोग ये वाला कंडीशन मारेंगे। देखिए एक बार पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये दिया गया था आपको। आर बराबर 0 दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर में बोला जा रहा है कि जो बी है आर से बड़ा है, इसमें बोला गया है जो बी है आर से छोटा है और यहाँ पे आर का वैल्यू 0 होगा। तो कौन सा होगा बाबू? मैं अभी आपको बताया कि जो बी का वैल्यू होता है आर से बड़ा होता है। तो कंडीशन नंबर 1 आपको सही हो जाएगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे ऑप्शन के रूप में तो यहाँ पे आप लोग मार दीजिएगा, क्या होगा बाबू? देखिए कंडीशन बताया हूँ, जो 0 से आर का वैल्यू बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, तो बी से छोटा होता है। बी यहाँ पे बड़ा है, आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे छोटा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 2 नंबर पर डिस्कस करते हैं हम लोग। 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है बाबू यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो हमेशा आप लोग याद रखें, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बाबू? तो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, या एचसीएफ गुने एलसीएम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख दीजिए, या लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है आपके। यहीं पे देखिए 2 नंबर में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है तो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। देखिए एक बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, उसमें बोला गया था कि सही है या गलत है, और लिखा गया था आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो सही है कि गलत है आप लोग भी बता सकते हैं। हाँ सही है, क्योंकि होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। आइए 3 नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में बोला जा रहा है कि शांत और अशांत पहचानने के नियम। शांत और अशांत पहचानने का क्या नियम है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए एक होता है अंश, एक होता है बाबू अंश होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। तो आपको हर का प्राइम फैक्टर करना है, नीचे वाले का प्राइम फैक्टर जो हर दिख रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या 2 और 5 दोनों मिल जाए
तो वह शांत कहलाएगा, अन्यथा वह अशांत कहलाता है। फिर से आइए मैं आपको डिस्कस करता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ। देखिए, एक होता है अंश, जो ऊपर में होता है उसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इस हर का जो दिख रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 या 5 दोनों साथ में आ जाए तो वह शांत कहलाएगा, अन्यथा वह अशांत कहलाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 4/20 दिया गया है, तो नीचे वाले का मैं बोला हूँ अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे 20 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से 10 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 बार में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 × 2 × 5 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो यह शांत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अंश और हर में लिख देना है और हर का प्राइम फैक्टर करना है। देखिए जैसे यहाँ पे हर में 20 लिखा गया है, तो 20 का हम लोग प्राइम फैक्टर किया है अभाज्य गुणनखंड, तो 2 × 2 × 5 आया है, तो क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। शांत इसीलिए हो गया है। जैसे 3/21 लिखा हुआ है, बट्टे में आपको हर में क्या लिखा गया है, 21 लिखा गया है। 21 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या आया है, 3 × 7 होगा। तो देखिए यहाँ पे ना 2 आया है ना ही आपको 5 आया है, यहाँ पे 3 और 7 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग अशांत मानेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में लिखा गया है परिमेय और अपरिमेय पहचानने की विधि, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में हरदम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शांत और अशांत पहचानने की विधि से आपके एग्जाम में हरदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने की विधि से यहाँ से भी आपको हरदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आइए मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आपसे फिर कभी दोबारा लाइफ में गलती नहीं होगी। आइए मैं बता देता हूँ शांत और अशांत को कैसे हम लोग पहचानेंगे और साथ ही साथ परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो आइए मैं परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने की आपको विधि बता देता हूँ। तो देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। रूट में वह सभी नंबर जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, सभी के सभी परिमेय संख्या हैं। रूट में वह सभी नंबर जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, सभी के सभी अपरिमेय संख्या है। आइए मैं एग्जाम्पल द्वारा दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे √16 दिया गया है, √16 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 4 होता है। जैसे यहाँ पे √25 दिख रहा है आपको, √25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए √16/25 दिया गया है, तो 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा और 25 का वर्गमूल 5। तो देखिए रूट में मैं जो भी नंबर दिया हूँ, यहाँ पे रूट में मैं जो भी नंबर लिखा हूँ आपके सामने, यहाँ पे जैसे √16 लिखा हूँ, तो √16 का वर्गमूल 4 हो गया। √25 का वर्गमूल 5 होता है। √16/25 है, तो √16 का वर्गमूल 4 हो गया, √25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो देखिए ये जितने भी मैं नंबर यहाँ पे लिखा हूँ सबका वर्गमूल निकल जा रहा है, तो ये सभी के सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये सभी के सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। या ये भी एक नियम जानते हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए और Q का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में होना चाहिए और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या कहलाते हैं। आइए अपरिमेय के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे √11 लिखा गया है, इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। √15 है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। आप लोग सिंपल भाषा में याद रखिएगा जो मैं हमने आपको बताया कि रूट में वह सभी नंबर जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि √16 इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, √16 इसका वर्गमूल 4, ये परिमेय संख्या होगा। रूट में वह सभी नंबर जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं अपरिमेय हो जाएगा, ये आपको अपरिमेय हो जाएगा बाबू। आइए मैं ये चैप्टर 1 में जितने भी फार्मूला था मैंने उसको डिस्कस कर दिया। आइए हम लोग चैप्टर 2 में बढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है पोलिनोमियल, बहुपद के बारे में पढ़ना है। यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं यहाँ से बारी बारी से डिस्कस करूँगा। चैप्टर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, अध्याय 2 है पोलिनोमियल से बहुपद पढ़ना है आपको। बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में आपको जानना है। तो आइए मैं बारी बारी से डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द्विघात। द्विघात मीन्स मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 हो। द्विघात मतलब क्या होता है बाबू, जिसका पावर 2 हो। द्वि मतलब होता है 2, आघात मतलब होता है पावर। जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसको द्विघात कहते हैं। द्विघात मीन्स क्या होगा, देखिए लिखे हैं, द्विघात मीन्स क्या होता है, जिसके पावर में 2 हो।
द्वि मतलब होता है दो, घात मतलब होता है पावर, जिसका पावर में दो तो द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से आपको आता है 2 नंबर में, देखिए लिखे हैं यहाँ पे, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात समीकरण का बात किया जा रहा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें बराबर लगा हो और बराबर में जीरो हो, बराबर के बाद उसमें क्या हो, जीरो हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गया आपको द्विघात बहुपद, ये हो गया आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप। और द्विघात समीकरण कब हो जाएगा? बराबर में जीरो लगा देंगे, बराबर से इसको इक्वेट कर देंगे, तो ये आपको द्विघात समीकरण में चेंज हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो लिखा हुआ है तो ये आपको द्विघात समीकरण में चेंज हो जाएगा। किसी भी चीज़ में बराबर करके हम जो लोग जीरो लगा देंगे तो वो समीकरण में चेंज हो जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी चीज़ के बराबर में जीरो लगा देंगे तो क्या उस समीकरण में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपसे द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में बोला जा रहा है द्विघात, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है बाबू, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो लिखे है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जैसे देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण बोला तो बराबर में जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 नंबर में बोला जा रहा है त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक उसी प्रकार आपको त्रिघात समीकरण का मानक रूप पूछ दे, आपसे त्रिघात समीकरण पूछ दे तो क्या हो जाएगा? बराबर में जीरो लगा देंगे। आइए लगाते हैं हम लोग, हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर में जीरो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे बराबर में हम लोग जीरो पुट कर दिए तो ये समीकरण में चेंज हो गया। कोई भी आपको बहुपद लिखा रहे, जैसे उसमें बराबर में जीरो लगाएंगे वो समीकरण में चेंज हो जाता है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, लेकिन त्रिघात समीकरण पूछा जाए तो हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो हो जाता है। बराबर में जीरो लगाएंगे समीकरण में चेंज हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर में बोला जा रहा है आपसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है शून्यांकों का योग होता है। अल्फा और बीटा 2 शून्यांक हैं, शून्यांकों का योग बोला जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। देखिए लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा और बीटा क्या है? तो द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं। देखिए ठीक उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बोला जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो होता है सी बाई ए। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा और बीटा क्या है? दोनों के दोनों शून्यांक है और शून्यांकों का गुणनफल बीच में गुना कर रहे हैं तो सी बाई ए के बराबर होता है ये। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो होता है माइनस बी बाई ए। ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिए गए हैं, एक है अल्फा है, एक है बीटा है और एक है आपके गामा भाई है यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? तो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, एक होते हैं आपको अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। अब 2 का पेयर करना है, 2 का जोड़ा लगाना है यहाँ पे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। देखिए लिखा हुआ है अल्फा बीटा दोनों को साथ में लिए, देखिए पहले अल्फा बीटा लिए फिर बीटा गामा लिए तो बीटा गामा फिर गामा अल्फा लिए गामा अल्फा। तो ये सी बाई ए के बराबर होते हैं, ये होते हैं आपके सी बाई ए के बराबर होते हैं। आगे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
तो माइनस डी बाई ए के बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा ये क्या है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिए गए हैं। तीनों का गुणनफल बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, तो माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ पे माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। आइए 11 नंबर में चलते हैं हम लोग। 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में हरदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। अब माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। अब माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, अपने जेहन में रखेंगे इस बात को। आपसे पूछा जाएगा 11 नंबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। अब माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यांकों का योग है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है। आइए 12 नंबर में आते हैं। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बोला जा रहा है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हो जाता है आपको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू अब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में बोला गया है द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, देखिए अभी मैं आपको बताया। द्वि मतलब होता है दो आघात मतलब होता है पावर, जिसमें 2 पावर हो उसको द्विघात बहुपद बोला जाता है। तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। अल्फा और बीटा होता है, इसकी संख्या कितने हो गए, 2 हो गए। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 14 नंबर में बोला जा रहा है आपसे, 14 नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पे कि त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद, त्रि मतलब होता है 3, आघात मतलब होता है पावर, तो इसमें 3 शून्यांक होंगे इसके अल्फा बीटा गामा। तो शून्यांकों की संख्या कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कौन कौन होगी और कितनी होगी, तो 2 होगी और अल्फा बीटा होंगे। त्रिघात बहुपद में तो अल्फा बीटा गामा होंगे और 3 शून्यांक होंगे। आइए हम लोग अगला चैप्टर में बढ़ते हैं। अब आपको चैप्टर 3 में दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 3 में आपको बोला जा रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसमें। मात्र 3 ही फार्मूला आपको याद रखना है। 3 फार्मूला आपको अगर याद हो जाते हैं तो टोटल आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई दोस्तों और बहनों। यहाँ पे बोला गया है A1/A2 अब बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या कंडीशन होंगे, तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा इसको। यूनिक का मतलब होता है केवल एक हल। यूनिक मतलब क्या होता है बाबू, तो केवल और केवल एक हल होगा। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो अद्वितीय हल होता है, केवल और केवल एक हल होता है। आगे आइए बढ़ते हैं। अगर आपको A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब बराबर नहीं है C1/C2 के, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे कोई हल होगा ही नहीं। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल होगा ही नहीं यहाँ पे। आइए हम लोग 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। मुआना में भी बराबर है और जियाना में भी बराबर। यहाँ पे बोला गया है A1/A2 अब बराबर है B1/B2 के, अब बराबर है C1/C2 के। सब बराबर हो गए, जीएनई में भी बराबर है और मुआनी में भी बराबर है, सबके सब बराबर हो गए।
तो इसका अनेक हल हो जाएगा। जब सब आपस में बराबर हो गए तो इसको अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, अपरिभाषित इसका हल हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए फिर बताते हैं आपको, a1/a2 अगर एक नंबर कंडीशन को ध्यान में रखिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, कोई हल नहीं होगा। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, सब बराबर होंगे आपस में, अनेक हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 1 को देख लिए, 2 को देख लिए, 3 को देख लिए, चैप्टर 1 देख लिए, चैप्टर 2 देख लिए, चैप्टर 3 को देख लिए, जितने भी फार्मूले बनने थे वहाँ से मैंने सबको आपको बता दिया। आइए चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 कौन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू। आपको चैप्टर 4 कौन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे x² + bx + c बराबर 0 होता है। क्या होता है बाबू? आप लोग बोलिएगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0 होता है। यह आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे x² + bx + c बराबर 0 होता है। अब देखिए यहाँ से एक और फार्मूला एराइज होता है, आपसे पूछा जाएगा जो d है इसको क्या बोला जाता है, तो डी को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, हिंदी में विवेचक बोलते हैं, वही लिखा हुआ है डी बराबर डिस्क्रिमिनांट और कोष्ट में है विवेचक। डी को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, इसको विवेचक कहा जाता है, और इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। डी बराबर होता है b² और माइनस का 4ac होता है। डी का वैल्यू कितना होता है? तो b² - 4ac होता है बाबू। यहाँ पे जो डी होता है इसी को हम लोग विवेचक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है b² - 4ac, b² - 4ac होगा। अब देखिए यहाँ से कंडीशन भी पूछा जाता है कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, डी का वैल्यू 0 के बराबर क्या होगा तो क्या होगा, और डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ डी का वैल्यू बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे वास्तविक हल होगा इसका। यहाँ पे इसका क्या होगा बाबू? तो वास्तविक हल होगा यहाँ पे। और डी बराबर 0 है तो क्या होगा इसका? दोनों मूल आपस में समान हो जाएंगे, और डी का वैल्यू 0 से छोटा है तो कोई इसका हल होगा ही नहीं, ये आपको काल्पनिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ डी का वैल्यू 0 के बराबर है, डी का वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाएगा तो आपको क्या होंगे? दोनों मूल आपस में समान हो जाएंगे। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, और डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा? इसका काल्पनिक हो जाएगा। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिर्फ इतने ही फार्मूले बन रहे थे, मैंने सब आपको बता दिया। आइए हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर में आपको समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे फार्मूला पूछा जा रहा है। चैप्टर 5 लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोला जाता है, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोला जाता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से फार्मूला पे डिस्कस करेंगे बाबू, बारी बारी से फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। देखिए एक नंबर में लिखा हुआ है एपी का पहला पद ए होता है। एपी का जो पहला पद होता है ना, हम लोग उसको ए से दर्शाते हैं, छोटा वाले ए से दर्शाते हैं। ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। ए बराबर क्या होता है बाबू? तो प्रथम पद होता है। ए बराबर होता है प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार एपी का पदांतर या सार्वंतर बोलिए, इसको डी होता है, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से दर्शाते हैं इसको। एपी का पदांतर को या सार्वंतर को हम लोग डी से दर्शाते हैं। देखिए एपी का सार्वंतर आपको अगर डी निकालना है, अगर आपको एपी का सार्वंतर डी निकालना है तो क्या करते हैं? T2 - T1 करेंगे या A2 - A1 करेंगे, मतलब दूसरका में से पहलका घटा लेंगे, आपका सार्वंतर पदांतर निकल जाएगा। दूसरका में से पहलका को घटा लीजिए तो आपको क्या होगा? सार्वंतर
डी का वैल्यू निकल जाएगा। सार्वंतर का ही पदांतर बोला जाता है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। T2 मतलब हो गया दूसर का पद, और T1 मतलब होगा पहल का पद, A2 मतलब हो गया दूसर का पद, A1 मतलब प्रथम पद हो गया। तो आपको डी निकालना रहे तो क्या कीजिएगा, दूसरका में से पहलका को घटा लीजिएगा, आपको डी निकल जाएगा। दूसरका में से पहलका आपको घटा लेना है, आपको डी निकल जाएगा। आइए 4 नंबर में देखते हैं बाबू। 4 नंबर में बोला गया है TN मतलब होता है अंतिम पद। TN मतलब क्या होता है बाबू, अंतिम पद होता है। मान लीजिए आपको एनवा पद निकालना है, किसी एपी का एनवा पद निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होता है। किसी एपी का एनवा पद निकालना हो, आपको किसी एपी का एनवा पद निकालना रहे तो उसके लिए फार्मूला होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो TN यहाँ पे क्या है, TN अंतिम पद है, A क्या है तो आपको प्रथम पद है, N क्या है तो पदों की संख्या है, जो N यहाँ पे दिख रहा है पदों की संख्या है, और D क्या है आपको, D आपको सार्वंतर है, पदांतर है। फिर से समझ लीजिए, आपको एनवा पद निकालना रहे, किसी एपी का एनवा पद निकालना रहे, मतलब TN निकालना है, इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो TN क्या है यहाँ पे तो अंतिम पद है, A क्या है यहाँ पे तो प्रथम पद है, N क्या है तो पदों की संख्या है, D क्या है तो सार्वंतर है, पदांतर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वही ना आपको लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ TN बराबर अंतिम पद, A बराबर प्रथम पद, D बराबर सार्वंतर, N बराबर पदों की संख्या, SN बराबर पदों का योग। देखिए सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, किसको क्या नाम से पुकारते हैं, किसको क्या नाम से बुलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 5 SN लिखा हुआ है। SN मतलब क्या होता है, पदों का योग होता है बाबू। SN बराबर क्या होता है तो पदों का योग होता है। तो मान लीजिए आपको SN निकालना रहे, आपको SN निकालने के लिए बोले, तो SN निकालने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। SN निकालने के लिए पहला फार्मूला होता है N/2 प्लस 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला होता है SN बराबर N/2 T1 प्लस TN। यहाँ पे N क्या है पदों की संख्या है, A क्या है तो प्रथम पद है, N क्या है तो पदों की संख्या है, और D क्या है तो सार्वंतर है, पदांतर है, और यहाँ पे T1 क्या है तो प्रथम पद है, और TN क्या है तो अंतिम पद है। सब के सब आपको यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि कौन क्या है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि TN अंतिम पद होता है, A प्रथम पद होता है, D सार्वंतर होता है, N पदों की संख्या होता है, SN पदों का योग होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर में बढ़े तो यहाँ पे आ गया त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ट्रिंगल बोला जा रहा है। चैप्टर 6 है आपका ट्रिंगल, चैप्टर 6 में पढ़ना है त्रिभुज, ट्रिंगल पढ़ना है आपको। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए एराइज हो सकते हैं, बाहर निकल के आ सकते हैं, मैं सबको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं आपको ओपन चैलेंज भी कर रहा हूँ। अगर आपको सभी के सभी फार्मूला याद हो जाते हैं तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 50 नंबर आना तय है, कोई रोक ही नहीं सकता है। सब फार्मूला याद करके जाइए, 50 नंबर पाइए, कोई नहीं रोक सकता है आपको। यह मेरा आपसे ओपन चैलेंज है। तो आइए पहला यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला बोला गया है 2 वृत्त हमेशा होते हैं, यहाँ पे भरना होता है। पूछा जाएगा आपसे 2 वृत्त हमेशा होते हैं, समरूप होते हैं। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि समरूप होते हैं, कि समान होते हैं, कि बराबर होते हैं। तो आप लोग मारेंगे समरूप होते हैं। समरूप मतलब क्या हुआ, सम मतलब समान, और रूप मतलब रूप, चेहरा। जिसका एक जैसा रूप हो वो समरूप कहलाता है, जिसका एक जैसा रूप हो समरूप कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह एक बड़ा वृत्त है, यह एक उससे भी बड़ा वृत्त है। तो यह सब वृत्त क्या है, समान रूप के हैं, समरूप हैं, देखने में एक जैसे हैं। मान लीजिए इसका त्रिज्या 1 cm है, इसका त्रिज्या 2 cm है, इसका त्रिज्या 3 cm है। उससे मतलब नहीं है, यह देखने में तो समरूप लग रहे हैं ना, एक जैसे लग रहे हैं। समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब होता है कि एक का त्रिज्या 1 cm है तो दूसरे का भी त्रिज्या 1 cm होना चाहिए, एक का त्रिज्या 2 cm है तो दूसरे का भी 2 cm होना चाहिए, एक का त्रिज्या 3 cm है तो दूसरे का भी 3 cm होना चाहिए। तो ये समान हो गए। समान पूछा जाएगा
तो दोनों का एक एक होना चाहिए, दोनों का दो दो होना चाहिए, दोनों का तीन तीन होना चाहिए, एकदम समान होना चाहिए। त्रिज्या एक है तो एक होना चाहिए, त्रिज्या दो है तो दो होना चाहिए, त्रिज्या तीन है तो तीन होना चाहिए, तो ये समान कहलाते हैं। लेकिन समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब होता है देखने में एक जैसा हो, उसको हम लोग समरूप बोलते हैं। देखने में एक जैसा, मान लीजिए यह एक वृत्त है, छोटा है, यह बड़ा है, यह उससे बड़ा है, यह उससे बड़ा है, तो देखने में तो सब एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इसको हम लोग समरूप बोलते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं बाबू? तो दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, याद रखिएगा, दो वृत्त हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक उसी प्रकार दो वर्ग हमेशा क्या होते हैं? मान लीजिए यह एक वर्ग हो गया, यह एक इससे बड़ा वर्ग हो गया, तो दो वर्ग हमेशा क्या होते हैं? तो ये भी समरूप होते हैं। दो वृत्त बोला जाए या दो वर्ग बोला जाए या दो समबाहु त्रिभुज बोला जाए, तो सभी वृत्त बोला जाए, सब के सब समरूप होते हैं। दो वृत्त, देखिए एक नंबर बोला गया, दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है बाबू, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, इस साल भी आएंगे। दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जाए तो समरूप मार दीजिएगा यहाँ से। आइए 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे 5 नंबर में देखिए बोला गया है, त्रिज्या 1 cm, 2 cm, 3 cm वाले समरूप होते हैं। मतलब वृत्त क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। देखिए ये त्रिज्या 1 cm का वृत्त है, ये त्रिज्या 2 cm का वृत्त है, ये त्रिज्या 3 cm का वृत्त है, तो देखने में सब क्या है? समरूप हैं। आइए हम लोग 6 नंबर में बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 6 नंबर में कि 5 cm और 1 cm भुजा वाले दो वर्ग होते हैं। यहाँ पे दो वर्ग है, देखिए यहाँ पे एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक यहाँ पे इसका भुजा कितना है? तो 1 cm है, सबका भुजा 1 cm हो जाएगा और सबका यहाँ 5 cm हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग का भुजा आपस में बराबर होता है, तो 5 cm। तो क्या होगी? ये भी आपको समरूप है। देखिए देखने में समान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखने में समान लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? समान लग रहे हैं, तो ये आपको समरूप होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में देखिए, यहाँ पे 7 नंबर में लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। 1/2 गुने बेस गुने हाइट, या हिंदी में बोले तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जितने भी फार्मूला आपके हो सकते थे, मैं सबको यहाँ पे डिस्कस किया। मैंने सबके बारे में यहाँ से बहुत ही गहराई से चर्चा किया कि यहाँ से आपको इतने फार्मूला बाहर निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग सभी फार्मूला को अपने दिमाग में बैठा लें, अपने माइंड में सेट कर लें, बार बार उसको पढ़ें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोग उसको पढ़िए और मैं आपसे वादा करता हूँ और आपसे ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर आप सभी के सभी यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे सभी से सभी फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर आने की पूरी गारंटी है मेरे तरफ से। सभी जितने आपके मैथमेटिक्स में फार्मूला हैं, मैं सबको यहाँ पे चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, बारी बारी से बता रहा हूँ। एक चैप्टर में कितने फार्मूला हो सकते हैं, 2 चैप्टर में कितने फार्मूला हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि चैप्टर 1 में कितने फार्मूले हो सकते हैं, जैसे कि रियल नंबर वास्तविक संख्या में कितने फार्मूला बाहर निकल के आ सकते हैं, मैंने उसको बताया। फिर पोलिनोमियल बहुपद के बारे में बताया, चैप्टर 2 में था आपको। चैप्टर 3 में था एक चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मैं उसके बारे में डिस्कस किया। फिर 4 नंबर में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया। फिर चैप्टर 5 में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में बताया। फिर चैप्टर 6 में त्रिभुज के बारे में बताया, ट्रिंगल्स के बारे में बताया। जितने भी फार्मूला यहाँ से आने वाले थे मैंने सबको आपको डिस्कस कर दिया। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, सभी के सभी फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में 50 नंबर एकदम आने की पूर्ण गारंटी है मेरे तरफ से। और एक बात है, जिसको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमको कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो हमको अच्छा लगे। और इसी तरह मैं चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड चैप्टर 15 का भी वीडियो इसी तरह अपलोड कर दूँ। इससे भी आगे मैं सभी के फार्मूला को एक जगह एकत्रित करूँ और चैप्टर वाइज इसी तरह बना के अपलोड कर दूँ। तो जिनको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा कृपया आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह के आप लोग वीडियो चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग कि मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का इस तरह वीडियो बना के अपलोड करूं? अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग।